हेलो स्टूडेंट। मैं जितन सर और मैं आज आपको कराने वाला हूं क्लास 10th का एक ऐसा सेट जो आपको 2025 में पूछा गया था। मतलब मैं आपको 2025 का एक पेपर कराने वाला हूं आज। ठीक है, और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पेपर रहेगा 27 फरवरी के लिए, जो आपको बोर्ड का पेपर जो आने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा बहुविकल्पीय प्रश्नों की, और हमें इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं बेटा 20। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होगा। हमसे बोल रहा है कि बेटा एक हमारे पास परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इसका योग क्या होगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे परिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे? परिमेय संख्या की। और एक होती है हमारी अपरिमेय संख्या। दोनों संख्याओं को पहले एक बार देख लेते हैं भाई। अपरिमेय, परिमेय संख्या होती है बेटा पी बट्टे क्यू के रूपी। किसके रूपी? पी बट्टे क्यू। जैसे मैं लिख सकता हूं उनको 3, 4, 5/7, या फिर कह सकता हूं √4, √9, मतलब जिनका हमें वर्गमूल पता होता है। √16 ऐसी संख्या जो रूट में होती है। अपर में कौन सी होती है बेटा? अपर में जो होंगी वो केवल रूट में होंगी और जिनका हमें वर्गमूल नहीं पता होगा। √3 लिख दिया, √5 लिख दिया, √2 लिख दिया, ये सारी की सारी संख्या कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्या होगी। हमसे कह रहा है कोई सी भी एक परिमेय संख्या लो और कोई सी एक अपरिमेय संख्या लो, इनका बेटा योग क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। कोई सी भी एक परिमेय उठा लो भाई, इनमें से कोई भी एक। जैसे मैंने उठा लिया बेटा 3, या फिर उठा लीजिए √4। मैंने उठा लिया बेटा √4 प्लस, इसके बाद कोई अपर में उठा लो, अपर में उठा लिया बेटा मैंने √3। और हमें पता है √4 जो होती है वो दो होती है, परिमेय होती है। और परिमेय में अगर मैं अपरिमेय जोड़ूंगा, अब हमसे पूछ रहे पूरी संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखना बेटा ये पूरी संख्या जो होगी ये अपरिमेय होगी। अपरिमेय क्यों होगी? क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या आ गया। अगर अपरिमेय संख्या आ जाए तो हम उस पूरी संख्या को क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग की जगह पूछ ले बेटा गुणनफल क्या होगा, तो भी परिमेय आएगा। अगर हमसे भाग पूछ ले तो भी परिमेय आएगा। अगर अंतर पूछ ले तो भी क्या आएगा बेटा? अपरिमेय आएगा। ये याद रखना परिमेय और अपरिमेय का। आगे बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। हमसे कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो मैंने क्या कर लिया, 156 को बेटा यहां तोड़ लिया 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 2 से तोड़ूंगा बेटा, 2 तिया 6, और यहाँ बचा एक, सॉरी हाँ एक बचा और 2 निम 18। अब इसे काटूंगा 3 से, 3 से कटेगा 13 बार, और 13 से कितनी बार? एक बार। तो अभाज्य गुणनखंड जो होंगे क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बेटा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं बहुविकल्पीय तीसरा क्या है। देखिए बेटा यदि 3x + 5y, अच्छा हमसे पूछ रहा है x अनुपात y का मान क्या होगा। अब देखो हमें दिया क्या है, ये दिया बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 3x + 5y, ये अपॉन का चिन्ह है बेटा, ये ऐसे करके 3x - 5y इक्वल टू दिया बेटा 7/3। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 3x + 5y का मान आ जाएगा 7 और 3x - 5y का मान आ जाएगा बेटा कितना? 3। तो यहां से दो समीकरण बना सकता हूं मैं। कैसे? जब भी अनुपात में दे रखा हो, बट्टे में दे रखा हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा और बेटा ये इसके बराबर। 5y इक्वल टू कितना जाएगा बेटा? 7। इसे मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। डन। अब समीकरण 2 जो बनेगा वो सेम बन जाएगा 3x - 5y और इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 3। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब एक चीज समझिए, मैं यहां से अगर इन दोनों को काट दूं, क्योंकि ये भी प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस से कट जाएंगे। 3 और 3 हो जाएगा 6x बराबर 7, 3 हो जाएगा बेटा 10। 6 का बन जाएगा नीचे, तो ये होगा बेटा 10/6, और 10/6 को लिख सकता हूं मैं 5/3। तो यहां से मेरे पास x का तो मान आ गया भाई। किसका और निकालना है? y का। तो मैं क्या करूंगा, x का मान या तो समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया। तो मैं करता हूं
x का मान समीकरण 1 में रखता हूं बेटा। समीकरण 1 है क्या हमारे पास, 3x प्लस 5y इक्वल टू बेटा 7 है। तो यहां पर x का मान रख दीजिए कितना, 3 इंटू 5/3, 5 ही रखा जाएगा ना, 3 से 3 खत्म हो गया, प्लस 5y बराबर बेटा कितना आएगा 7। 5 प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा, माइनस का। 5y बराबर 7 माइनस का 5, और y बराबर इसमें से घटा देंगे ना 2, और 5 का बन जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, किसका, x का और y का। एक चीज समझिए, मेरे पास x का मान है बेटा 5/3 और y का मान कितना है 2/5। तो मैं यहाँ अनुपात बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो x का मान है बेटा x अनुपात y बराबर कितना है 5/3 अनुपात 2/5। लेकिन अनुपात को हम बट्टे में नहीं लिखते, तो क्या करेंगे, इसकी गुणा में इसमें कर दूंगा और इसकी गुणा कर दूंगा। तो इसकी गुणा इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 25 अनुपात, और 3 गुणा 2 में करूंगा कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इसका जो अनुपात आएगा x और y का जो अनुपात आएगा बेटा कितना आ जाएगा 25/6 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 25/6 होगा ये। इसको हम इस टाइप से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए ये कह रहा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, ये 1/3 है, इक्वल टू 0 का विविक्त कर होगा। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, विविक्त कर पूछ रहा है। अब ये बताइए विविक्त कर का एक फॉर्मूला होता है, देखिए विविक्त कर का एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये बेटा विविक्त कर का फॉर्मूला होता है। यहां से हमसे विविक्त कर का ही मान पूछ रहा है, मतलब d का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एबीसी का। तो यहां से a का मान आ जाएगा बेटा 3, b का मान ये रहेगा, b का मान आ जाएगा मेरा -2, और c का मान क्या रहेगा, c का मान आ जाएगा बेटा 1/3। a का मान है, b का है और c का है नहीं है, हमने निकाला बेटा इस समीकरण से। अब इन तीनों मानों को इसमें रख दो तो हमारा क्या आ जाएगा विविक्त। विविक्त कर क्या होता है d, और d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, ये आप याद रखना। तो यहां से लगा दीजिए बेटा b का मान कितना था -2, ये -2 है, -4 गुणा a का मान आएगा बेटा 3 गुणा, और c का मान आ जाएगा 1/3। 3 से 3 खत्म होगा तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 आ जाएगा, माइनस ये 4 आ जाएगा। 4 में से 4 जब घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। और ये क्या होगा हमारा विविक्त कर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बेटा, राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। बनाइए जल्दी। देखिए बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ध्यान रखना ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल के बेटा हर एक सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। हर सेट में क्वेश्चन मिलेगा बीच की दूरी का क्वेश्चन। किसका मिलेगा, बीच की दूरी का क्वेश्चन। तो बीच की दूरी का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर बीच की दूरी पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये d का फॉर्मूला होता है। तो मैं लिख सकता हूं इसे बेटा x1, इसे y1, इसे x2, और इसे क्या लिखूंगा बेटा y2। अब इन चारों वैल्यूओं को मैं पत्थर इसमें लगा दूं, इन सब में लगा दूंगा चारों वैल्यू। देखिए कैसे, x2 का मान मेरे पास कितना है 4, माइनस x1 का मान है मेरे पास 2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस y2 का मान है मेरे पास 1, माइनस y1 का मान है बेटा मेरे पास 3, और इसका भी क्या आएगा स्क्वायर। बस अब सोल्व कर दीजिए। 4 में से 2 घटेगा ना तो आएगा 2, और उसका क्या करना बेटा स्क्वायर। 1 में से 3 घटाऊंगा तो आएगा -2, और इसका भी क्या होगा स्क्वायर। तो d बराबर जब मैं यहां से निकालूंगा बेटा 2 का स्क्वायर जो होगा मतलब 2 का स्क्वायर आएगा 4, प्लस माइनस का 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका मान बेटा कितना आएगा 4। तो d का जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा √8
और अंडर रूट 8 को लिख सकता हूँ बेटा मैं कितना, 2 अंडर रूट 2। कितना लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2। और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते बेटा। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बना दी, इजी था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट भी था। और ध्यान रखना ये वही सेट है जो आपको 2025 में पूछा गया था, उसी पेपर को मैं लेकर आया। सेट नंबर 1 है बेटा ये। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है लेकिन पूरा सेट वही है। आगे देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसने बोला है मूल क्या हो बेटा, बराबर। और जब मूल बराबर होते हैं तो हमें एक कंडीशन लगानी होती है, क्या, b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है पुत्र, 0 के बराबर होता है। b² माइनस 4ac बराबर हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो यहां से फिर मैं m का मान निकाल सकता हूं। तो बताइए a का मान कितना आएगा, बेटा a का मान आएगा x² का गुणांक 3, b का मान आएगा x का गुणांक, x का गुणांक कितना है बेटा, माइनस का 12, और c का गुणांक होता है अचर संख्या। तो अचर संख्या कितनी है बेटा, m। तो यहां से इसलिए हमें m का मान निकालना है। इन तीनों वैल्यू को इसमें लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, b का मान है बेटा माइनस के 12 का स्क्वायर 4 इंटू, a का मान कितना है, 3 है, गुणा बेटा c का मान मेरे पास m है, और बराबर आएगा 0। जब मैं 12 का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा बेटा प्लस का 144, क्योंकि 12 गुणा 12 माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, माइनस। यहां आ जाएगा 12m और बराबर आ जाएगा, तो माइनस के 144 को, सॉरी 144 को उधर ले जाएंगे। जब 144 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का। तो यहाँ क्या करूंगा, माइनस से माइनस खत्म कर दूंगा, और 12 से 144 कितने में कटेगा, ये कट जाएगा बेटा 12 बार, तो मतलब 12 पहुंच जाएगा नीचे, बट्टे में पहुंचेगा ना। जब 12 से मैं से काटूंगा तो यहां से बेटा आ जाएगा कितना, 12। तो m का मान 12 होगा, और 12 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बेटा क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलो देखो। 15 और 25 का HCF 5 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसने बोला है कि बेटा 15 कहां गया, 15 और 25 का हमें दिया बेटा HCF कितना, 5। मतलब दो संख्या दी है, कौन कौन सी, 15 और 25, HCF दिया 5, हमें क्या पूछा, एलसीएम। अगर दो संख्याओं का एलसीएम या HCF कुछ भी दिया हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये मैंने पहली संख्या मान ली, और ये मान ली बेटा क्या मैंने, दूसरी संख्या। डन। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो बेटा एलसीएम निकालना, तो एलसीएम का तो मैं एलसीएम लिख दिया, लेकिन एचसीएफ तो मुझे दिया है ना 5। पहली संख्या दी है मुझे 15 और दूसरी दी है बेटा 25, तो यहां लिख दूंगा मैं 15 गुणा 25। 5 का बन जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि मुझे एलसीएम निकालना है। तो 15 गुणा 25 बट्टे में आएगा बेटा 5, और 5 से 15 कितने बार कटेगा, ये कटेगा पुत्र 3 बार, और 25 की गुणा 3 में हो जाएगी। जब 25 की गुणा 3 में करूंगा तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और 75 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बेटा, राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। देखिए एपी, एपी मतलब होता है बेटा समांतर श्रेणी। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। एपी 3,1,-1 के लिए सारवंतर होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, सारवंतर। और सारवंतर बेटा क्या होता है, डी। क्या होता है, डी। और डी हम कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं बेटा, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं। दूसरे पद में से जब हम पहले पद को घटाते हैं तो सारवंतर आ जाता है। तो मुझे क्या करना है, एक में से कितना घटाना, 3, क्योंकि ये पहला पद है a1, और ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। तो मुझे दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, a2 माइनस a1, यही तो बताया था अभी मैंने।
किसका मान, डी का मान। तो A2 का मान है बेटा 1 माइनस A1 का मान कितना है 3। जब 1 में से मैं बेटा 3 घटाऊंगा तो हमको पता चल गया कि डी का मान कितना आएगा बेटा -2 आएगा। और -2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। tan a बराबर 1, कितना दिया हमें, tan a बराबर 1। तो 2 sin into cos a का मान क्या होगा। देखो भाई सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर जैसे क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ये लगता है कि मैं इसे कर सकता हूं तो पहले आप वीडियो को रोकिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। अगर हो रहा है तो कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो सीखिए और टाइम ज्यादा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पेपर हमारे नजदीक आ चुके हैं और पेपरों में लगभग शायद अब मात्र 1.5 महीना बचा है। तो इसलिए बेटा टाइम का थोड़ा सा सदुपयोग ना करके उपयोग करिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन कोई भी आपको आता है तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन कीजिए, अगर नहीं आता तो फिर कंटिन्यू चलने दीजिए। लेकिन अगर आप करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा, अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो पहले करने की कोशिश कीजिए। क्यों, क्योंकि फिर आपको ये भी पता चल जाएगा इससे क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, देखिए तब tan a बराबर 1, तो 2 sin into cos a का मान पूछ रहा है मुझे। अब एक चीज बताइए, 2 sin into cos a का मान निकालने के लिए मैं यहां से a का मान निकाल देता हूं पहले। देखो tan a का मान 1 है। अब मुझे ये देखना बेटा tan a में a किसका मान होता है, और ये आपको पता होगा बेटा tan a में जो एक मान होता है वो होता है tan 45 का। तो tan से tan हट जाएगा तो यहां से बेटा a का मान कितना आ जाएगा 45। अब ये जो मेरा a का मान 45 है, बस इस a के मान को मुझे इस पूरे में लगाना है, इस पूरे का तो मान निकालना था सभी का। a का मान जब मैं इसमें लगा दूंगा तो यहां से पुत्र मैं निकाल सकता हूं किसका मान भाई, हाँ इसी का मान निकाल जब इसमें लगाऊंगा तो 2 sin a की जगह आ जाएगा बेटा 45 इंटू cos a की जगह यहां भी आ जाएगा कितना 45 cos 45। देखो 2 गुणा sin 45 का मान आपको याद होगा 1/√2 होता है, ऐसे cos 45 का मान बेटा 1/√2 होता है। तो 2 गुणा 1 की गुणा 1 में करिए 1, √2 की √2 में करेंगे गुणा तो बेटा 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा हमारा बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्दी से हो गए भाई, आगे देखो बेटा। देख एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, अच्छा एक वृत्त है, पहले भाई जो जो बोलते जा रहा हूं वो बनाते चल रहा हूं। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर, एक केंद्र है बेटा इसका, इससे 25 सेंटीमीटर दूर एक कोई बिंदु है, मैंने इसे मान लिया बेटा P, यहां से इसे मान लिया बेटा कितना मैंने 25 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से, स्थित बिंदु, अच्छा इसने बोला है Q, फिर P क्यों मानना है भाई हम, बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त की जो स्पर्श रेखा है बेटा यहां से लेकर यहां तक एक स्पर्श आई से जाएगी, लहरा मारे तो नहीं जाएगी, वो सीधी जाएगी, थोड़ा सा समझ पा रहे हो ना। ठीक है, इसने बोला यहां से लेकर यहां तक ये तो है बेटा 25 सेंटीमीटर, लेकिन जो स्पर्श रेखा है यहां से लेकर यहां तक ये है 24 सेंटीमीटर। तो शायद त्रिज्या पूछ रहा होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब हमसे ये पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या ये वाली कितनी होगी ये। अब एक चीज समझ, यही तो पूछ रहा है ना हमसे, ये पूछ रहा है बेटा। तो ये क्यू हो गया, इसे मान लीजिए ओ, और इसे क्या मान पी मान लेता हूं। और बेटा हमें ये पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के जो बीच में कोण होता है कितने का होता है बेटा, 90 अंश का होता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में। डन, 90 के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम बोलते हैं बेटा कर्ण, ये याद रखना, ये और ये 90 का होता है यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, ये एक प्रमेय है और 10th क्लास की प्रमेय भाई और किसी क्लास की नहीं है। ये हो गया हमारा कर्ण, बेटा
ये कर्ड है तो इसका मतलब एक को लंब मान लो और एक को आधार मान लो। तो इसे मान लेता हूँ बेटा लंब और इसे क्या मान लेता हूँ आधार। तो इसमें हम लगा दूंगा पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय से मैं बता सकता हूँ कि त्रिज्या कितने की आएगी, मतलब आधार का मान कितना आएगा। ठीक है, तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है बेटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है क्या, कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, तो यहां से अगर मैं कर्ड की बात करूं तो बेटा कर्ड है मेरे पास 25, बोल दो 25, और लंब बोले तो लंब इसको माना है तो मैंने इसको 24 मान लेता हूं, किसी को मान सकते हैं भाई लंब। और बेटा आधार जो आएगा, आधार मुझे निकालना है, आधार का मतलब है त्रिज्या। 25 का जो स्क्वायर होगा वो होगा पत्थर 625, और 24 का जो स्क्वायर, स्क्वायर समझते हो ना, हाँ भाई 10th क्लास में तो स्क्वायर तो सिंपल सा है, समझते होंगे। इसका होता है बेटा 576, मतलब 576, 576 प्लस ए स्क्वायर। ये प्लस का रख बेटा हो जाएगा माइनस का। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा ये तो घटेगा, ए स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 49, और 49 किसका मान होता है, किसका वर्ग होता है, 7 का। तो यहाँ से जो आधार मतलब त्रिज्या जो आएगी वो कितनी की आ जाएगी बेटा, 7 सेंटीमीटर की आएगी। कितनी की आएगी, 7 सेंटीमीटर की आएगी। और इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बेटा, राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए भाई इसका अगला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है बेटा, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार है और उसकी जो ऊंचाई है कितने की है, 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसने बोला बेटा एक मीनार है, तो मीनार तो समझ गए होंगे आप, मीनार होती है इस टाइप की। ठीक है बेटा, इसको मान लिया मैंने एक मीनार बेटा, ये पूरी मीनार होगी और ये होगी मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया। मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी जो ऊंचाई देखिए बेटा, ये हमारी 20 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। डन। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई है 20√3, तो ये जो यहां से लेकर यहां तक है बेटा, ये है हमारी 20√3 मीटर। डन। उन्नयन कोण पूछ रहा है, ध्यान रखना उन्नयन कोण हमारा ये होता है, कौन, थीटा। तो थीटा का मान निकालना है। थीटा का जो सामने वाली भुजा होती है उसे बेटा बोलते हैं लंब, और इसे क्या बोलते हैं आधार। और लंब और आधार लाल बट्टे का काम है बेटा, ये होते हैं हमारे tan। किस में होते हैं, tan में। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ये आया कहां से, ये फॉर्मूला होता है बेटा लाल बट्टे का से हम निकालते हैं, 8वें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, लंब बट्टे आधार। चलो आधार पूरा लिखते हैं, आधार tan। यहां से थीटा का तो मान हमें निकालना ही है। लंब दिया बेटा 20 का और आधार दिया 20√3 का, तो 20 से 20 कट जाएगा बेटा एक बार, तो यहां से tan थीटा का जो मान आ गया 1/√3 आया। और अब हमें यह देखना है कि tan में 1/√3 बेटा किसका मान होता है, और ये हमें पता है बेटा tan 30 का होता है। तो tan से tan काट देंगे, तो यहां से जो थीटा का मान आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। और 30 अंश कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बेटा, राइट आंसर। ठीक है, सर्दी हो रही है भाई, सिर में बहुत तेज दर्द है, फिर भी पढ़ाना पड़ता है, समझ पा रहे हो ना। ठीक, आगे देखिए बेटा, चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप। इसने बोला है, ऑप्शन कहां भाई, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं इसका कितना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितने की बेटा, 14 सेंटीमीटर, तो आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। डन। एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है, यहां से इसने बोला कि कोण बनाता है 30 अंश का, तो थीटा का मान आ गया 30 अंश। संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना बेटा।
किसका निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा बट्टे 360 और बेटा ये होगा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 30 बट्टे में आ जाएगा बेटा 360। पाई का जो मान होगा, पाई का मान तो हमें पता ही है 22/7 होता है। और यहाँ से जो बेटा आर का मान दे रखा है हमें, त्रिज्या 14 तो यहाँ लिखूंगा 14 गुणा। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे देखिए, 7 से काटूंगा बेटा इसे 2 बार, और देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से खत्म हुआ 12 बार, 12 से 36। अच्छा, और 2 से काट सकता हूँ इसे कितनी बार? 6 बार। और b कट जाएगा, 2 से कटेगा बेटा 7 बार, और 2 से कटेगा 3 बार। तो अब तो 3 से कोई कटेगा नहीं, तो 22 के गुणा 7 में करने में बट्टे में रखना 3, तो 22 7 होता है बेटा 154, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3, और यहाँ आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका तो ऑप्शन है नहीं भाई, तो इसका बेटा यही आंसर होगा। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया, 2 नंबर में कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा था हमसे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा होता है हमारा कोण, और आर क्या होती है? त्रिज्या। आगे बात करते हैं बेटा, बनाइए, ठीक। आगे देखिए, जोकर टोपी का आकार होता है, मतलब हमसे कह रहा है जोकर की जो टोपी हो किस आकार की होती है, और ये हमें पता है भाई जोकर की टोपी होती है बेटा इस टाइप की होती है, इसी टाइप की होती है, और इसमें एक ऐसे करके भी लटका रहता है, देखा है ना? हाँ ठीक है, तो इसमें शायद ऐसे होता है, ये तो सेंटा क्लॉज की टोपी होगी, जो भी है भाई, ठीक है। तो ये किसके आकार की है? ये है बेटा त्रिभुजाकार। कहाँ है? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। जोकर की टोपी शंकु का आकार की होती है बेटा। आगे देखिए, सॉरी त्रिभुजाकार नहीं, शंकु आकार, सॉरी भाई, त्रिभुजाकार नहीं होती, वो शंकु आकार होती है, क्योंकि शंकु का आकार तो बताई थी ना मैंने, ये त्रिभुजाकार कहां से कर दिया भाई मैंने? ये बेटा शंकु है ना, ये हमारी शंकु के आकार की टोपी होती है। तो शंकु आकार कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट क्या होगा बेटा? राइट आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, मतलब ये कहना चाह रहा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का एक सरलतम रूप जो होता है वो कौन सा रूप है? तो वो होता है हमारे हटा हमारा प्रत्यक्ष विधि। मतलब प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, इन तीनों विधियों से हम क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं? माध्य। तो सबसे सरल जो विधि होती है वो हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है, इसमें हमें गुणा भाग ज्यादा नहीं करना पड़ता, मतलब क्वेश्चन इजी रहता है, गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन फॉर्मूला छोटा रहेगा इसका, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा रहता है। लेकिन करे अगर हम क्वेश्चन को करना चाहें तो बेटा इससे हमें आसान पड़ता है, क्योंकि इस विधि में हमें गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता है और इस विधि में गुणा भाग सबसे कम करना पड़ता है, आंसर भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। जो आपको मैंने जो आप करना चाहो। आगे देखो बेटा, अगला क्या है? यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्य का 24, तो बहुलक पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक बहुलक का फॉर्मूला होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है? मैं पहले ही बता चुका हूं, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या निकालने का? इन तीनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। जब हमें दो वैल्यू दी हो तो हमें बहुलक निकालना है, तो 3 गुणा, यहां से बेटा माध्यक हमें कितना दिया है? माध्यक ना भाई, सॉरी, हाँ माध्यक है, माध्यक या माध्यक एक ही बात होती है, 24, 2 गुणा, और माध्य दिया है 15, तो 24 क्या होता है 72, मतलब 72, 15 दिया 45, सॉरी 15 दूनी 30, जब इसमें से घटाएंगे तो 30 40 42 आ जाएगा शायद, कितना आएगा? 40 70 72, ठीक है 42 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बेटा होगा हमारा डी आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए,
देखिए आगे, जब एक पांचों को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया जाती है। इसने बोला है एक पांचा है और बेटा पांचे पर जो कुल संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है? पांचे पर जो कुल संख्या होती है 6 होती है और संख्या कौन कौन सी है? 1 2, पांचे पर केवल यही आता है। पांचा तो जानते हैं ना, जिसे हम डाइस बोलते हैं। टोटल संख्या ये होती है। हमसे क्या पूछा है? एक सम संख्या प्राप्त हो। अब ये बताओ सम संख्या कौन कौन सी होती है पांचे पर? सम तो बताया ना, वे संख्या जो 2 से विभाज्य होती हैं, 2 4 6, 2 से कटने वाली संख्या को हम सम बोलते हैं। अब इसके हमसे प्रायिकता पूछ रहा है। किसकी प्रायिकता? सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता या सम संख्या होने की प्रायिकता। प्रायिकता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल संख्या बट्टे कुल संख्या। अनुकूल का मतलब कितनी संख्या हमारे पास है? सम 3, और कुल संख्या कितनी है बेटा? 6। तो यहां से जब मैं काटूंगा इसे तो ये आ जाएगा 1/, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और राइट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1/2 ना, हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है सर जी भाई बहुत ज्यादा हो रही है, अब तो सर में दर्द होने लगा है। ठीक है भाई आगे देखते बेटा। अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है। पत्ते के रानी होने की प्राप्त क्या थी? हमसे ये कहना है कि ताश की जो गड्डी होती है, गड्डी समझते हो ना, तो लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है, उसमें टोटल जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं बेटा। तो इसने बोला भी है कि कुल पत्ते कितने हैं? 52 है। तो याद रखूंगा बेटा कुल पत्ते बराबर 52। अब हमसे प्रायिकता किसकी पूछ रहा है बेटा? रानी होने की प्रायिकता। रानी का मतलब होता है बेटा बेगम। रानी का मतलब क्या होता है? बेगम। और ध्यान रखना 52 पत्तों में जो बेगम होती है बेटा वो 4 होती है। बेगम कितनी होती है? 4। ठीक है, अब हमसे बेगम होने की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब रानी होने की प्रायिकता पूछ रहा है। रानी होने की प्रायिकता, तो अभी फॉर्मूला बताया था अनुकूल संख्या बट्टे कुल संख्या। रानी की मतलब बेगम है कितनी? रानी कितनी है? 4, और कुल कितनी है? 52। तो 4 से 52 काट दीजिए, 4 से 52 कटेगा बेटा 13 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 1/13, और 1/13 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। ठीक है बने बेटा आगे, तबियत डाउन होती जा रही है। आगे देखते हैं। देखिए बेटा, यदि 7,13,15,12 तथा 2x का समांतर माध्य 11 है तो x का मान देते। हमसे बोल रहा है कि इसका जो माध्य दिया है, माध्य कितना दिया बेटा? 11, तो x का मान पूछ रहा है। अब इससे समझिए माध्य का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सभी संख्याओं को योग बट्टे कुल संख्या। किसका फॉर्मूला है? माध्य का। या तो माध्य हो या समांतर माध्य बट्टा एक होती है, बात एक ही होती है दोनों की। तो समांतर माध्य या फिर माध्य का एक फॉर्मूला होता है, क्या अभी बताया था मैंने? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग, और बट्टे में आएगा बेटा कुल संख्या। कुल संख्या मतलब टोटल संख्या कितनी है? कुल संख्या। ठीक है, तो पहले सभी संख्या को जोड़ दीजिए। कौन कौन सी बेटा? 7 13 15 12 2x, और बट्टे में आ जाएगा बेटा कितनी संख्या टोटल? 1 2 3 4 5, बट्टे में आएगा 5 बराबर। और इनका जो समांतर माध्य जो दिया है वो कितना था? 11 था। कितना है? 11। ठीक है, एक आंसर है भाई। आगे देखिए, अब मुझे क्या करना है? इन सभी को बेटा सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो इनको जोड़ते हैं एक बार। ये हो गया बेटा 20, 20 और 15 35, 35 और 12 ये हो गया 47, प्लस 2x बराबर।
जब 11 गुणा 5 को करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 11 पंचे 55। कैसे गुणा हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी गुणा इधर, प्लस का उधर जाकर हो जाएगा बेटा माइनस का 55 माइनस का 47। यहां से जब मैं घटाऊंगा तो इसे ये कितना आ जाएगा? 3 और 5 8 आ जाएगा, और 2 कम बन जाएगा नीचे, तो x का जो मान आएगा बेटा 8/2 होगा। 8/2 का मतलब है 2 से 8 कितने घटेगा? 4 बार। और इसका जो समांतर माध्य होगा बेटा कितना होगा? मतलब x का जो मान होगा वो 4 होगा। समांतर माध्य तो 11 था लेकिन x का मान हमारा क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। इसका लास्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन है, देखो बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल निकालिए। क्या निकालना हमें? शून्यकों का योगफल। देखिए जरा, तो शून्यकों का योगफल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। क्या होता है? माइनस का b/। अब ये सोचिए कि b कहां से आएगा और बेटा a कहां से आएगा। अब समझिए, अभी मैंने बताया था x² का जो गुणांक होगा वो होता है हमारा a का मान, और x का जो गुणांक होता है वो होता है हमारा b का मान, तो 5 आएगा। और अचर संख्या जो वो कितना होगा बेटा? 6 का। बस इन तीनों वैल्यू में से जो वैल्यू पूछ रहा है यहाँ लगा दीजिए। माइनस तो ये b का मान कितना है? b का मान बेटा 5, और a का मान कितना है? 3। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, मूलों का जो योग आएगा, शून्यकों का जो योग आएगा वो कितना होगा? -5/3 होगा। ठीक है, देखिए चलो भाई ऐसा कीजिए, अब थोड़ा थोड़ी तबीयत डाउन होती जा रही है, सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है और नाक भी थोड़ी सी बंद होती जा रही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं केवल BC बहुविकल्पी प्रश्न करा रहा हूँ। इसके बाद में पार्ट 2 डाल दूंगा इसका, जिसमें आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है।